जिस दिन आप अपना टॉप 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्लूड कर रहे होगे उस दिन आपका 95% छोड़ो 85% में आप आके लटक के रह जाओगे। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सीबीएसई बोल रहा है। सीबीएसई का आप साइलेंट गेम समझो। सीबीएसई अभी आपके साथ क्या करने वाला है आगे, वो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे। और कैसा ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका परसेंटेज 95 आने वाला था वो अब घट के 85 रह जाएगा, 10% कैसे नीचे गिरने वाला है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो बच्चों का अभी इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, काफी खुश थे बच्चे। मैथ्स का एग्जाम काफी टफ गया था, उसके बाद जो इंग्लिश का एग्जाम गया था इतना ईजी गया, मतलब मैंने खुद भी पेपर देखा था, मैंने वो कल बताया कि इतना इजी पेपर आया हुआ था, हर एक सेक्शन काफी इजी दिया हुआ था इंग्लिश का। तो बच्चों के अंदर जो मैथ्स का एग्जाम देने के बाद जो गुस्सा था वो सारा गुस्सा निकला इंग्लिश पे। काफी अच्छा आपने पेपर दिए, काफी खुश थे आप। इनफैक्ट अभी भी आप काफी खुश हैं जब इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आगे जब ये वीडियो कंप्लीट हो चुका होगा तब आप काफी दुखी हो जाएंगे या फिर तब आप काफी सीरियस हो जाएंगे अपने आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो मैं पहले ही बता देता हूँ, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए, एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है, आपको सच्चाई बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, देखो इस बार आपको पता है कि सीबीएसई 2 बोर्ड एग्जाम करा रहा है, एक तो ये मेन एग्जाम है और एक सेकंड बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, साथ में कंपार्टमेंट एग्जाम भी उसी टाइम पे होगा। तो मैथ्स में ऑब्वियस सा बात है, बहुत सारे बच्चे फेल किए होंगे, वो कंपार्टमेंट में ऑब्वियसली बैठेंगे ही। लेकिन अभी भी आपके पास टॉप 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर करके टॉप 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेकर के आगे बढ़ सकते हो 11th क्लास में। लेकिन आप जो ये खुशी मना रहे हो ना आज इंग्लिश का एग्जाम देख के, इतना अच्छा इंग्लिश का एग्जाम गया, तो वो कल आपका दुखी में बदलने वाला है। कैसे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर चेकिंग जो है वो टफ होने वाला है, मुझे पता है, ग्रेस मार्किंग जो है वो नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर जो चेकिंग होगा वो जितना आपने आंसर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चेक होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सीबीएसई जो है हर एक टीचर को स्टेप वाइज मार्किंग का बुकलेट देता है जिसमें ऑलरेडी आंसर्स लिखे होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर उस बुकलेट में लिखा हुआ होता है, बस उसके अकॉर्डिंग टीचर को चेक करना होता है। तो यहाँ पे बिना मतलब का आपका मार्क्स नहीं काटा जाता है, यहाँ पे बस चेक किया जाता है कि वो जो वर्ड है वो आपने अपने आंसर में लिखा है या फिर नहीं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने मैथ्स का बीपीटी आप बना रहे हो, पूरा आप सॉल्व करो बीपीटी का पूरा क्वेश्चन, उसमें आपका एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट आता है और साथ में ड्राइंग रहता है। यहाँ पे लिखा होगा अगर बच्चे ने कंस्ट्रक्शन का पार्ट का पूरा लाइन लिखा है उसे 0.5 नंबर दे दो, ड्राइंग बनाया है उसे वापस से 0.5 नंबर दे दो, अगर ड्राइंग नहीं बनाया है कट कर दो, मार्क्स नहीं देना है 0.5। तो बस इतना ही लिखा रहता है टीचर्स के आंसर बुकलेट में, ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आप बच्चों का एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे कट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्क्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप जितना लिखे हो उतना मार्क्स मिलने वाला है आपको। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं ना उससे आपको फिक्र होना चाहिए, उससे आपको टेंशन आना चाहिए और आपको आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसा है कि आप खुद भी इससे रिलेट कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी सेकंड बोर्ड होने वाला है और उसके लिए अभी भी आपके पास टॉप 5 सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो ऑलरेडी सीबीएसई ने आपके मैथ्स का पेपर टफ बना दिया है, आपका मैथ्स का पेपर टॉप 5 सब्जेक्ट में से निकल चुका है पहला ही एग्जाम, यानी कि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ अगर मेरा ये वाला एग्जाम खराब जाता है तो इसको मैं साइड कर दूंगा। अगर अभी आपका एग्जाम खराब जाता है यानी कि आपका परसेंटेज ही डायरेक्टली गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यानी कि आपने 5 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट में बाजी मारा है, बाकी बचा 4 सब्जेक्ट अभी भी सीबीएसई के हाथ में है। आपका फ्यूचर सीबीएसई के हाथ में है, आपका मार्क्स सीबीएसई के हाथ में है, आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम का डिसीजन भी सीबीएसई के हाथ में है। यहाँ पे आपका आज इंग्लिश का एग्जाम अच्छा गया है, एकदम हाई चांसेस है, आप 100% ये लिख करके ले लो कि आपका साइंस और एसएसटी ये दोनों एग्जाम में से कोई एक एग्जाम ट्रिकी आने वाला है। मैथ्स का एग्जाम तो ऑलरेडी टफ आया, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ क्वेश्चंस 11th क्लास का आ गया। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया था हमारे एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसमें ऐसा हो सकता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला ना यूज करके इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो लिटरली उस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला लग रहा था, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 11th क्लास का भी आ चुका है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 7-8 क्लास का भी आ चुका है। अब आप एक बात बताओ, जिस बच्चे ने 8 क्लास पढ़ लिया है अब वो दोबारा 8 क्लास का रिवीजन थोड़ी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे आता नहीं है, आपको पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, एक बार फॉर्मूला देख लेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने जानबूझ करके वो 8 क्लास का कॉन्सेप्ट, वो 11 क्लास का कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन पेपर में डाला ताकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। और आपको मैं एक बहुत ही बड़ा सच्चाई बताता हूँ, जैसे ही आपका 5 मार्क्स कट होता है या फिर गेन होता है ना, तो आप ऐसा समझना कि हर 5 मार्क्स में 1% है आपका, यानी कि आपका अभी टॉप 5 सब्जेक्ट है ना और हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आपको मिलता है, तो टॉप 5 यानी कि 500 मार्क्स हो गया। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर 5 मार्क्स में आपको 1% यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में से आपको सीबीएसई कुछ सब्जेक्ट ट्रिकी दे सकता है। देखो इंग्लिश तो इजी पेपर आया, चांसेस हाई है, मान लो 100% चांसेस है कि हिंदी और आईटी एआई भी इजी ही आ जाए, ट्रिकी ना आए, बहुत ही इजी आए। लेकिन अभी जो आगे आने वाला साइंस का पेपर है
मैक्सिमम चांसेस है, 100% चांसेस है कि उसमें पेपर टफ आने वाला है। तो ऐसा सीबीएसई आपके साथ डेफिनेटली करेगा, 100% करेगा। और इससे पहले सीबीएसई ने आपके साथ क्या किया, मैथ्स का पेपर टफ दिया, इंग्लिश का पेपर ईजी दिया। अब आप क्या कर रहे होगे, इंग्लिश का पेपर ईजी आ चुका है तो बहुत सारे बच्चे तो साइंस का तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी खुश होंगे। अच्छा, आप खुद से सोचना कि आपने जो मैथ्स का तैयारी किया था, जो प्रिपरेशन आपने मैथ्स के लिए किया था, जो प्रिपरेशन आपने इंग्लिश के लिए किया था बदला लेने के लिए, क्या वो प्रिपरेशन अभी साइंस के लिए आप कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं कर रहे हो तो इस बारे में आप सोचो। सोचो इस बारे में कि सीबीएसई आपके साथ क्या गेम खेल रहा है। सीबीएसई आपके साथ साइलेंट गेम खेल रहा है। आपको पहले टफ पेपर दिया, फिर इजी पेपर दे दिया। अब इजी के बाद क्या करेगा, वो आपको टफ पेपर देगा। क्यों टफ पेपर देगा? क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर इजी दे चुका है आपको। तो अब इजी पेपर देख के आपका अंदर का जो मोटिवेशन था ना, वो धीरे धीरे अब न्यूट्रल हो रहा है। मतलब आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन वो जो एक अंदर जो आग था ना मैथ्स एग्जाम के बाद, वो अब आपका आग बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है। यानी कि वो जो लेवल का आपने प्रिपरेशन किया था, वो अब साइंस के लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नहीं कर पाओ। और यहाँ पे सीबीएसई जो है गेम खेलेगा आपके साथ। आप क्वेश्चन देगा आपको ट्रिकी, और यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ है। वो आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में तो ऑब्वियस सा बात है पॉसिबल नहीं था सीबीएसई के लिए, क्योंकि वो घुमा के क्या ही क्वेश्चन देगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे उसको क्वेश्चन देना है, एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन देना है। तो उसने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देने का प्लान किया। लेकिन साइंस में तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन ऑब्वियसली दे सकता है। अब ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या करेगा वो। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल क्या हुआ था ना, जो बच्चों का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके बाद रिजल्ट आया था। तो आप सोचते हो कि आप आवाज उठाओगे लीनियंट चेकिंग के लिए, आप बोलोगे ग्रेस मार्किंग के लिए, टीचर जो है आवाज उठाएंगे लीनियंट चेकिंग के लिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कितना भी बोल लो। ये चीज लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था, बच्चे काफी उससे नाखुश थे। बच्चों का जो रिजल्ट आया था, मतलब बच्चे का जो एक्सपेक्टेशन था वो 95 का था, ऐसा मान लो 95 का एक्सपेक्टेशन था, और रिजल्ट आया 80 82, ठीक है, ऐसा रिजल्ट आ गया। सीबीएसई के ऊपर काफी न्यूज बना, बच्चे काफी आवाज उठाए, फिर वो न्यूज के अंदर भी इंक्लूड हुआ। तब सीबीएसई के जो एचओडी है, चेयरमैन है, वो आए, बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आके क्या बोले, हमने तो जो आपका आंसर कॉपी है वो चेक कराया था थर्ड पार्टी से। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो नंबर आया हुआ है वो कम आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई करो रीचेकिंग के लिए। हम लोग चेकिंग करवाएंगे और उसके आधार पर जितना आपका नंबर बन रहा होगा आपको वापस से बता देंगे। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि सीबीएसई आपको बोल रहा है कि आप वापस से चेक करवा सकते हो पेपर। लेकिन इसके पीछे क्या डार्क साइड है, यहाँ पे बात चल रहा है पैसा का। समझ में आया आपको कुछ? यहाँ पे पैसा का बात चल रहा है। पेपर चेकिंग ऐसे नहीं होता है, पेपर का रीचेकिंग के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। कंपार्टमेंट एग्जाम लगता है तभी आपको पैसा पे करना पड़ता है, और आपका जो सेकंड फेज का बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये जो चीज़ है, ये जो एजुकेशन है, जिसमें आपके लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, पूरा नहीं सही, थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंसी, उसको पूरा मिटा के अब धीरे धीरे पैसा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सीबीएसई वाले। तो इस पे मेरा यही कहना है कि इस पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो भी टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स आवाज उठा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि आपके जो प्रशांत भैया हैं, उन्होंने PIL फाइल किया है सीबीएसई के लिए। इससे मैं आपको बताऊं ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये पिछले बार भी सेम चीज़ ऐसा किया गया था। सीबीएसई के जो चेयरमैन है आके वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, उन्होंने सेम चीज़ बोला था, यही जो मैंने आपको बताया कि हमने थर्ड पार्टी से कॉपी चेक कराया था। सोचो कि इतना इजीली वो बोल रहे हैं कि हमने थर्ड पार्टी से कॉपी चेक कराया था। और अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप बिल्कुल आप रीचेकिंग करवा लीजिए। तो सोच के देखो इस केस में आप क्या करोगे। इस केस में कोई क्या कर सकता है, जब कोई आदमी खुद ही आके सामने से बैठ के ये बोल रहा है कि हमने ऐसे कराया था, बाकी आप देख लो। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो आपका SST का एग्जाम होगा लास्ट का, उसका चांसेस कम है कि वो टफ आए, लेकिन साइंस का जो पेपर है बहुत ही मैक्सिमम चांसेस है कि इस पे टफ आ जाएगा पेपर। क्योंकि SST में क्या है, आपके लिए कहानी है, आपको उसमें दिक्कत सिर्फ हिस्ट्री में होएगा, बाकी ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगा। इजीली आप चैप्टर्स समझ के आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो आंसर। आपका जो इकोनॉमिक्स है काफ़ी इजी इकोनॉमिक्स है क्लास 10 का। आपका जो सिविक्स है हूबहू क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। लेकिन जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उसमें भी अगर आप कहानी ऐसे समझ लेते हो तो वो भी आपका चल जाएगा, उसमें भी काम बन जाएगा। और मैप वर्क तो आपका ऑलरेडी फिक्स रहता है। हिस्ट्री का तो 2 आपको पता ही रहता है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिस कर लोगे, आपका 5 नंबर वहां से भी उठ जाएगा। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपके साथ खेला जा सकता है, आपको ट्रिकी क्वेश्चन देके फंसाया जा सकता है, लेंदी क्वेश्चन देके आपका टाइम बिताया जा सकता है। अच्छा, लेंदी क्वेश्चन अगर साइंस में नहीं आता है तो देखना SST में पक्का आएगा, या फिर हिंदी वगैरह में भी आ सकता है लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोशिश सीबीएसई का यही रहेगा कि आपका जो 95% बनना है उसको डिक्रीज करके 85 to 90% के बीच लाया जाए। और फिर आप चीख चीख कर बोलोगे कि भैया ये तो गलत हुआ हमारे साथ, और फिर वो वहां से वापस से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे
और यही सेम चीज़ बोलेंगे कि हमने तो थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करवाया था। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉपी चेकिंग में कोई भी दिक्कत है तो आप रीचेकिंग करवा लीजिए पैसा देके। ये सेम चीज़ आपको भी सुनने मिलेगा और यही सच्चाई है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते। जो चल रहा है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो कंक्लूजन यही है, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे कोई कितना भी आवाज उठा ले, हम लोग कितना भी अपने साइड से आपके लिए आवाज उठाएं। आपके भैया जो है वो PIL फाइल किए हैं CBSE के लिए, कोई कितना भी आपके लिए आवाज उठा ले, CBSE अपने साइड से वही करेगा जो वो सोच के बैठा हुआ है। तो ट्रिकी क्वेश्चन से बचने के लिए एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, उस चैप्टर का अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सतर्क रहोगे, आपको समझ में आ गया होगा सभी चीजें कि CBSE क्या कर रहा है, क्यों सेकंड बोर्ड एग्जाम बनाया है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है CBSE। आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस चीज से सहमत है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, तो कमेंट करना जस्टिस फॉर क्लास 10, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग इस चीज को समझ चुके हो और अभी आप लोग जो है आगे अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो अपने साइंस एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।